बहुत पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव का नाम था भवानपुर। वैसा गांव जहां शाम होते ही जिंदगी धीमी पड़ जाती थी। दिन भर खेतों में हल चलाने की आवाज, हाथों की ताल से चूल्हा जलाने का शोर, सब शाम तक चुप हो जाता। गलियों में बस मिट्टी की खुशबू रहती और कहीं दूर से दूध देने वाली गाय की घंटी बजती। गांव के एक कोने में एक पुराना बरगद का पेड़ था, लंबा मोटा। दिन में वो पेड़ शांत लगता था, पर रात को जैसे जिंदा हो। गांव वाले कहते थे कि उसके नीचे एक औरत की आत्मा बनती हुई है। पुरानी कहानी थी, एक जमाने में वो औरत इसी गांव की थी, जिसे अपने पति के पाप का भारी कीमत चुकानी पड़ी। और उस दिन से जो भी लालच में बरगद के नीचे रात गुजारता, वो या तो लौट के नहीं आता या बदल के आता। इसी गांव में एक आदमी रहता था, रघुनाथ। खेती का काम अच्छा करता था, मजबूत शरीर, लेकिन एक बुरी आदत, पैसा देखते ही आंख पर पर्दा पड़ जाता था। उसकी पत्नी सरला धार्मिक और समझदार थी, पर रघुनाथ अपने फैसले खुद लेता था। एक साल अमावस्या के एक दिन पहले दोपहर के वक्त एक शहर का अनाज खरीदने वाला भवानपुर आया। उसने रघुनाथ से कहा, अगर सुबह से पहले अनाज दे दे तो दाम 2 गुना मिलेंगे। मसला ये था कि अनाज बरगद के पास वाले पुराने गोदाम में रखा था। गांव में ये बात चल पड़ी। लोग कहते थे, इस रात उस तरफ मत जाना, पर रघुनाथ के लिए पैसा सबसे बड़ा था। शाम होते ही जब आसमान ने लाल रंग छोड़कर नीला ले लिया, वो अपना पुराना लैंटर्न लेकर निकल पड़ा। खेतों के बीच से गुजरता हुआ वो बरगद के पास आया। चांद पूरा था, इतना रोशन कि खेतों की मिट्टी भी चमक रही थी। हवा थोड़ी ठंडी थी, लेकिन बरगद के पास आते ही जैसे ठंड से ज्यादा एक अजीब सी सुकून वाली गुथन महसूस होने लगी, जैसे पेड़ खुद सांस ले रहा हो। रघुनाथ झुक के अनाज का बोरा उठाने ही वाला था कि पीछे से एक नरम सी मीठी सी आवाज आई। वो आवाज जैसे हवा के साथ आई हो। उसने पलट के देखा, एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी में, लंबी चोटी, चेहरा सफेद सा, आँखों में एक अजीब चमक। उसकी उंगलियां ठंडी थी, बर्फ से भी ज्यादा। उसने कहा कि वो रघुनाथ की मदद कर सकती है, सिर्फ एक शर्त है। औरत ने धीरे से कहा, सर्दी की रात तक बरगद के नीचे रहना होगा, बदले में तुम्हारे खेतों में हमेशा सोना उग जाएगा। रघुनाथ की आंखों में बस एक ही चीज चमक रही थी, दौलत, सोना, पैसा। उसने एक पल के लिए भी नहीं सोचा और अपनी हथेली उस औरत के हाथ में दे दी। जैसे ही हाथ मिला, एक अजीब सी ठंडक उसकी हड्डियों तक उतर गई। पेड़ के पत्ते सरसराए, जमीन हल्की हिली। औरत का चेहरा शांत था, लेकिन उसमें कुछ मानवीय नहीं था, जैसे रूह ही गायब हो। हर चीज की कीमत होती है, उसने फुसफुसाया। तभी पीछे से हल्की सी आवाज आई, थक थक। गोलू, उसका छोटा बेटा, चुपके से पीछे आया था। गोलू की नजर नीचे गई और वहीं ठिठक गई। औरत के पैर उल्टे, नीले, जैसे कोई लाश हो। गोलू का सीना जोर से धड़कने लगा। उसने बस जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़नी शुरू कर दी। शब्द टूटते टूटते हवा में गूंजने लगे। औरत का चेहरा बदल गया, टेढ़ा, आंखें काली। उसने रघुनाथ का हाथ कसकर पकड़ा, जैसे खून खींच रही हो। रघुनाथ चीखना चाहता था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। हनुमान चालीसा की गूंज और तेज हुई, हवा तेज चली। औरत ने एक ऐसी चीख मारी कि पेड़ के पत्ते गिर गए। अगले ही पल वह रेत की तरह बिखर गई। सब चुप, सिर्फ बरगद के नीचे एक हल्की सी चमक बची। रघुनाथ बेजान जमीन पर गिरा। गोलू रो रो कर उसे पेड़ से दूर खींच ले गया। सुबह तक रघुनाथ जिंदा रहा, लेकिन बाल सफेद हो गए। हाथ में एक अजीब ठंडी गठान, जैसे कोई हमेशा पकड़ कर रखे। कुछ दिन बाद सच में खेतों में सोना उगने लगा। पूरा गांव हैरान, लेकिन रात को बरगद के पास से हंसी गूंजती, चेहरा नहीं, सिर्फ आवाज। एक रात रघुनाथ खुद गया। पेड़ की छाया में उसने देखा, साए जैसी औरतें चल रही थी, कभी हाथ छूते, कभी फिसल जाते। गोलू ने फिर से चालीसा पढ़ना शुरू किया और सब साए पीछे हट गए। हवा में एक ठंडी आवाज गूंजी, लालच चुना है, हिसाब भी तुम्हें ही देना होगा। उस रात के बाद से बरगद के नीचे रात को अजीब रोशनी झलकती रही। गांव वाले कहते हैं, अगर तुम रुक जाओ
तुम्हें भी सुनाई देगी वो हंसी। रघुनाथ दिन में खेतों में सोने को देखता है, लेकिन रात में बरगद के नीचे वह डर और कीमत हमेशा उसके साथ रहती है।